नमस्कार, मैं अशोक राज अल्बिडो आईएएस में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है, भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो इन लोगों ने आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में दीवानी प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य किया, इस पर चर्चा करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आती है तो इसी संदर्भ में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है और कई बार पूछे जा सकते हैं। ये जो टॉपिक है प्री और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं प्रश्न, साथ में इसका रोल प्रशासन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक महती भूमिका निभाता है सिविल सर्विस के लिए। क्वेश्चन इसी पर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जब शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई है, ईस्ट इंडिया कंपनी ये व्यापार करने के लिए आई शुरुआत में, यहाँ की राजनीतिक स्थितियों को देखा इसने, बहुत ही कमज़ोर राजनीतिक स्थितियाँ हैं, बहुत कमज़ोर। उन कमज़ोर राजनीतिक स्थितियों का लाभ उठाकर इन लोगों ने व्यापार से राजनीति में उतर गए और धीरे धीरे अपना पूरा का पूरा साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। इस बात को सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, इसने अपनी पुरानी भू राजस्व व्यवस्था को परिवर्तित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? यानी कि जो पुरानी भू राजस्व व्यवस्था था, लगान जो लिया जाता था भारतीय किसानों से, इन लगानों को नए तरीके से लागू करने का सिस्टम, नए नए प्रकार के, हर बार नए तरीके से, ऐसा क्यों किया, क्यों आवश्यकता पड़ा? इस पर गहन अध्ययन करने की बात है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पुरानी भू राजस्व व्यवस्था को परिवर्तित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दूसरा उसी में है, नई भू राजस्व व्यवस्था से अंग्रेज और भारतीय जो किसान हैं, इन पर बड़े सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को बताना है। तो आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो शुरुआत में व्यापार करने के लिए आई है, एक बात मैं ध्यान से बताना चाहता हूं, यदि आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर कर दें और लाइक का बटन दबा दें। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ये जो आई है व्यापार करने के लिए, इसकी स्थापना 1600 में ईस्वी में 1600 ईस्वी में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई है, तो बंगाल में व्यापार कर रही है। ये जो व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, पश्चिम बंगाल में व्यापार करती है। और आप ये जान चुके हैं, पश्चिम बंगाल में जो व्यापार कर रही है, तो पश्चिम बंगाल में युद्ध हो जाता है। युद्ध बहुत फेमस युद्ध है। और सही ये युद्ध जो है नाम मात्र का था, एक षड्यंत्र था। ये युद्ध हुआ है पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध। ये पलासी का युद्ध जो हुआ है, ये 23 जून को हुआ है, 23 जून 1757 ईस्वी को, 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी का युद्ध होता है। ये कहाँ पर होता है? पलासी नदिया जिला, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में नदिया जिला में हुगली नदी है, तो उस हुगली नदी के पास में एक बहुत बड़ा बिहड़ मैदान है। क्योंकि पहले जो युद्ध हुआ करते थे वो मैदानी क्षेत्र में होते थे, ताकि किसी फसल को और आम जनता को उस युद्ध से नुकसान ना हो। ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाता था युद्ध के लिए जहाँ पे फसल ना हो, मैदान हो, अनउपजाऊ मिट्टी हो, ऐसे क्षेत्र में। तो यहाँ पर हुआ है। इस युद्ध में एक तरफ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव, ये वही रॉबर्ट क्लाइव है जो ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले एक क्लर्क के रूप में भारत में आया था। इसको
अब नेतृत्व दे दिया गया है, सेना का नेतृत्व कर रहा है रॉबर्ट क्लाइव। 1757 में, ये 1757, अभी 1757 के बाद में यानी 100 वर्ष बाद में 1857 की घटना घटता है, सभी जानते हैं। एक तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी है, दूसरी तरफ बंगाल का जो नवाब है, यहाँ का नवाब का नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, ये बंगाल का नवाब है सिराजुद्दौला। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। ये युद्ध एकमात्र षड्यंत्र था। क्या था? षड्यंत्र। एक युद्ध षड्यंत्र था। क्यों? क्योंकि इसके साथ में जो इसका सेनापति है, इसका सेनापति सिराजुद्दौला का, वो इसका बहनोई भी है, यानी कि ये साला है और सिराजुद्दौला जो है बहनोई भी है और सेनापति है, इसी के साथ में है। उसका नाम है मीर जाफर। मीर जाफर जो है इस सिराजुद्दौला का बहनोई भी है और सेनापति, इसी के साथ में, लेकिन नाम मात्र के लिए, दिखावे के साथ में है। इसकी जो विधवा मामी थी, विधवा मामी, इनका नाम है घसीटी बेगम। घसीटी बेगम, एक घसीटी बेगम जो है विधवा मामी इनकी सिराजुद्दौला की, ये भी हैं लेकिन दिखावे के लिए। इन्हीं का चचेरा भाई शौकत अली, चचेरा भाई शौकत अली, शौकत अली, शौकत अली इन्हीं का चचेरा भाई है, इन्हीं का। तो शौकत अली सिराजुद्दौला का चचेरा भाई, और इनका जो सेनापति है मीर जाफर, और इनकी विधवा मामी घसीटी बेगम, इनके साथ में कहती है मैं युद्ध में रहूंगी, साथ में रहूंगी, लेकिन दिखावे के लिए है। क्योंकि ये तीनों लोग, मीर जाफर, शौकत अली और घसीटी बेगम, ये तीनों लोग अप्रत्यक्ष रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी से अर्थात अंग्रेजों की ओर से मिले हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, इन्होंने मीर जाफर को प्रलोभन दिया कि मैं आपको बंगाल का नवाब बना दूंगा अगर आप इस युद्ध में मेरा साथ देंगे, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट में। तो ये समझ रहा है सिराजुद्दौला, ये हमारे सब साथ में हैं, युद्ध में हैं, लेकिन ये लोग दिखावे के लिए युद्ध में थे। इसलिए इस षड्यंत्र के कारण ये सिराजुद्दौला युद्ध में हार गया। ये कुछ ही देर तक ही युद्ध हुआ, ज़्यादा देर तक नहीं, कुछ ही समय के लिए ही युद्ध हुआ, और युद्ध अंततः निर्णय दे दिया कि युद्ध हार गए सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला जब हार जाते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अर्थात अंग्रेजों ने अब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। चूँकि वादा किए थे कि आप साथ देंगे तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाएगा, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अर्थात अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। अब जब बंगाल का नवाब बन गया तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी अर्नी की क्लाइव के कहने पर बने हैं, इसलिए अब बंगाल में दो प्रकार के शासन होंगे। इस बंगाल में दो तरीके के शासन होंगे। इन दो तरीके के शासन को कहा गया है द्वैध शासन। द्वैध शासन, द्वैध शासन कहाँ चलता है? बंगाल में चलता है। ये किसके समय की बात है? रॉबर्ट क्लाइव के समय, बंगाल में द्वैध शासन। द्वैध शासन मतलब होता है ये जो मीर जाफर है अर्थात बंगाल का नवाब, ये शासन देखेगा, प्रशासन देखेगा, अर्थात फौजदारी का मामला देखेगा, लेकिन ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये दीवानी का मामला देखेगी। किसका मामला देखेगी? दीवानी। सभी को चाहिए दीवानी, कौन ऐसा जो नहीं चाहता दीवानी चाहिए? नहीं, दीवानी मतलब आप दीवाना से नहीं मतलब है, दीवानी मतलब दीवाना नहीं, दीवानी मतलब रुपया पैसा, धन दौलत, संपत्ति। तो दीवानी मतलब भू राजस्व, लगान। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास बंगाल में दीवानी का सहमत हुआ है, युद्ध हुआ था, इस युद्ध में ये यही शर्त हुआ रहा था कि आप जो है मीर जाफर फौजदारी अब देखेंगे, प्रशासन शासन देखेंगे, फौजदारी का मुद्दा देखेंगे, लेकिन दीवानी अर्थात भू राजस्व का वसूली का काम, संग्रहण का काम, रखने का काम ये कौन करेगा? अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि एक ही जगह पर दो लोग शासन कर रहे हैं,
फौजदारी का मामला यानी प्रशासन शासन का मामला जो है ये बंगाल का नवाब देख रहा है, और बाकी जो है भू राजस्व वसूली का काम, लगान लेने का काम जो है, दीवानी का काम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेज कर रहे हैं। ये चल ही रहा था। आगे बंगाल का जो, अब ये जो रॉबर्ट क्लाइव है ये बंगाल का गवर्नर बनाया गया है। पहले शुरुआत में आया था कंपनी का क्लर्क बनकर, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्लर्क बनकर, लेकिन धीरे धीरे इसके कार्यों को देख करके बंगाल का जब ये जीत लेता है, इस प्रकार का शासन बनता है, ये सिस्टम होता है कि ये फौजदारी देखेंगे, दीवानी ये देखेगा, तो इसलिए यहाँ पर ब्रिटिश सरकार से यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था, उन्होंने अब इसे रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का नवाब बना दिया। अब बंगाल का नवाब ये पद सीजन चल रहा था। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का नवाब बन के आते हैं। कौन आते हैं 1772 में? वारेन हेस्टिंग्स। ये पूरा भूमिका समझिए, उसके बाद में आप खुद समझ जाएंगे मेंस कैसे लिखना है और इसका प्री में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। अभी इस पर पूरा एनालिसिस कराया जाएगा, पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? ये 23 जून की बात है। इसके बाद में अगर हम देखते हैं, अब बंगाल का नवाब बन के आ गया है। 1772 की अगर बात करते हैं, 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल का गवर्नर बन के आते हैं, लेकिन आगे ज़्यादा विस्तार कर दिया जाता है। आगे विस्तार क्यों किया जाता है? इसके पहले यानी कि इनके आने के पहले 1764 ईस्वी में एक और युद्ध हुआ था। 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ है। ये बक्सर कहाँ है? बिहार में, यूपी और बिहार के बॉर्डर के पास में बक्सर जिला है। बक्सर जिला में ही बक्सर क्षेत्र है, यहाँ मैदान है। तो बक्सर का युद्ध हुआ है, बक्सर युद्ध। ये नाम मात्र का दिखावा युद्ध नहीं था, ये वास्तव में लड़ा गया था युद्ध, वास्तव में लड़ा गया। ये जो मीर जाफर बनाया गया था, अब मीर जाफर अच्छे तरीके से अंग्रेजों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा था, इसलिए मीर जाफर को हटा करके वहाँ पर मीर कासिम को बनाया गया बंगाल का नवाब। मीर कासिम कौन था? मीर कासिम मीर जाफर का ही दामाद था। मीर कासिम मीर जाफर का ही दामाद था। और बाद में मीर कासिम को जब हटाने की बात आया, मीर कासिम भी बढ़िया नहीं काम किया अंग्रेज के अनुसार, इसलिए मीर कासिम को हटा करके पुनः अंग्रेजों ने मीर जाफर को बना दिया। ये जो पुनः बनाया गया मीर जाफर को, मीर कासिम नहीं हटना चाह रहा था। उसी मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ है। मीर कासिम के साथ में अवध का नवाब भी साथ दे रहे थे और मुगल बादशाह भी साथ दे रहे थे। ऐसा आप पढ़े हैं, जान रहे हैं। तो ये बक्सर का जो युद्ध हुआ, ये निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध ने क्लियर कर दिया कि भारत में अब वास्तव में अंग्रेज ही शासन करेंगे। बक्सर के युद्ध ने ये स्पष्ट कर दिया कि अब भारत में वास्तव में अंग्रेज ही शासन करेंगे। तो प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध के बाद में 1772 में जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का नवाब बनकर आते हैं, तो इन्होंने कुछ और विस्तार किया। विस्तार जब किया तो इनको जो है बंगाल का नवाब जो पद था, बंगाल के नवाब के पद को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अर्थात इंग्लैंड सरकार से, वहाँ से बंगाल के नवाब को बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहने लगे। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, उसी में जनरल शब्द और जोड़ दिया गया, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस तरीके से जो वारेन हेस्टिंग्स है ये बंगाल का अंतिम गवर्नर भी हुआ और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल भी हुआ। इसी ने वारेन हेस्टिंग्स ने ही 1772 में, जो अभी तक क्लाइव के समय चल रहा था, बंगाल में द्वैध शासन
बंगाल का नवाब देखता था और दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी वसूलती थी। इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, क्योंकि जो अब चल रहा था, बंगाल का नवाब कुछ शासन देख रहा था, उसके संपूर्ण शक्ति को छीन लिया इसने। कहा अब बंगाल में दीवानी भी हम ही वसूलेंगे और शासन प्रशासन भी हम ही करेंगे, अर्थात फौजदारी, दीवानी, सब केस, सब मामले इसी ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात वारेन हेस्टिंग्स के हाथ में आ गया। तो जब इसके हाथ में पूरा का पूरा सत्ता आ गया, पूरी सत्ता किसके हाथ में आ गई बंगाल में? वारेन हेस्टिंग्स के हाथ में। इसलिए इसने जो पुरानी पड़ी भू राजस्व व्यवस्था था, यानी कि जो लगान वसूला जाता था, लगान को चेंज कर दिया इसने। लगान को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, हटा नहीं दिया, चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया। और इसके स्थान पर जो पुरानी व्यवस्था चल रही थी लगान वसूलने का किसानों से, उसके स्थान पर एक नया व्यवस्था लाया, इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था या इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा अब ये किसने लाया है? ये समझ में आ गया होगा, वारेन हेस्टिंग्स। ये नई जो भू राजस्व व्यवस्था है, नई भू राजस्व व्यवस्था का पहला चरण इजारेदारी व्यवस्था है, इजारेदारी प्रथा है। क्यों हटाया होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ने? चूंकि पुराने जो अभी भू राजस्व व्यवस्था में वसूले जाते थे, उसमें अंग्रेज को टैक्स ज़्यादा नहीं मिलता था, और अंग्रेज अभी ही हाल ही में आए हैं। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी अभी व्यापार करने के लिए आई है, उसकी सैन्य शक्ति कमज़ोर है, इसलिए अब उसको अधिक से अधिक धन की आवश्यकता। वो इंग्लैंड से नहीं लेना चाहती धन, और मिलने की उसको आशा भी था कि नहीं था, मिलेगा कि नहीं, इसलिए इंडिया में ही रहकर ये ज़्यादा से ज़्यादा धन एकत्रित करके अपने शक्ति को मजबूत करना चाहती थी, व्यापार के भी क्षेत्र में, राजनीति के भी क्षेत्र में। इसलिए अब बंगाल में इसको चांस मिल गया, तो इसलिए द्वैध शासन को जब हटा दिया तो लगान वसूलने का पुराना सिस्टम भी हटा दिया। पुराने सिस्टम से इस ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा लगान नहीं मिल सकता था, इसकी शक्ति विस्तार नहीं हो सकता था, सैन्य शक्ति या ऐसे व्यापारिक शक्ति अच्छी नहीं हो सकती थी। इसलिए इसने पुरानी जो पड़ रही थी व्यवस्था लगान वसूलने का, कर वसूलने का, उस व्यवस्था को हटा दिया। ये लाया पहली व्यवस्था, ये पहली व्यवस्था है भू राजस्व की जो है, ये पहली व्यवस्था इजारेदारी व्यवस्था। इसमें होता क्या था? बोली लगाया जाता था, ठेकेदारी सिस्टम था। इजारेदारी व्यवस्था में ठेकेदारी व्यवस्था था, ठेकेदारी व्यवस्था था। इसमें बोली लगता था, जो भूमि का लगान वसूला जाता था ठेकेदार को दिया जाता था कि इतने क्षेत्र का ये ठेकेदार जो है कर वसूलेगा। अब इस क्षेत्र के लिए कई ऐसे क्षेत्र बांट दिए गए थे ठेकेदारों को, जो ज़्यादा बोली लगाता था, उस ज़्यादा बोली लगाने वाले ठेकेदार को वह भूमि दे दिया जाता था राजस्व वसूलने के लिए। अब जो ठेकेदार ज़्यादा बोली लगाया है, पूंजी लगा दिया है ना, बिजनेस कर रहा है ठेकेदार, ये भी अब जितना पूंजी लगाया है, जितना ठेकेदारी में बोली लगाया है, वो पैसा वसूलेगा कहाँ से? अंग्रेज से या किसान से? अंग्रेज से नहीं वसूलेगा, नहीं वसूल पाएगा, क्योंकि अंग्रेज ने ही ठेकेदारी में इसको लगाया है, बोली लगाने वाले को। तो इसने जो है, जो बोली लगाया है अंग्रेज ने, इस ठेकेदार को बोली लगा के दिया है, ये टैक्स वसूलेगा किससे? भारतीय किसान से, भारतीय कृषक से। अब एक करेगा क्या? जो सिस्टम इजारेदारी व्यवस्था लगाया था, ये 5 साल के लिए लगाया था। कितने वर्ष के लिए लगाया था? 5 साल के लिए। इसको कहते हैं 5 साला व्यवस्था। 5 साला व्यवस्था इसको कहते हैं 5 साला। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बोली लगने वाला सिस्टम था, ये 5 साल के लिए लगता था। एक बार जो ठेकेदार बन गया, वो 5 साल तक बना रहेगा, 5 साल के पहले नहीं। अब ऐसे में जो इजारेदारी व्यवस्था 5 साल के लिए लगा दिया गया, बोली जितना इसने एक बार दे दिया, अब दोबारा जो है, दोबारा
इतना बोली लगा दिया इसने, अब दोबारा अंग्रेज को, ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा। एक बार दे दिया, अब ये अपना कृषक से अपना लगान वसूले। कुछ परसेंट था कि इतना परसेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को देंगे, इतना परसेंट आप रखेंगे ठेकेदार। लेकिन ऐसे में ठेकेदारों ने भारतीय किसानों से मनमाना अत्याचार पूर्वक ढंग से, अनैतिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से इन ठेकेदारों ने भारतीय किसानों से लगान वसूला, कर इकट्ठा किया। इससे भारतीय किसानों की स्थिति अति दयनीय हो गई। भारतीय किसान खेती करना बंद कर देंगे, ऐसे में शहरों की ओर पलायन करेंगे। बहुत किसान भूखमरी के कारण मरने लगे। ये बात ईस्ट इंडिया कंपनी को, अर्थात इस वारेन हेस्टिंग्स को भी पता चलेगा कि ये व्यवस्था ठीक नहीं, और 5 साल पे इसको एक बार बोली लगा गया है, और एक बार जो कर का निर्धारण कर दिया गया है वही 5 साल चलेगा। इसलिए 1777 ईस्वी में 1777 ईस्वी में 1777 ईस्वी में इस वारेन हेस्टिंग्स ने इस 5 साल व्यवस्था को 1 साल कर दिया। इसे एक साला व्यवस्था कहते हैं। एक साला मतलब वो नहीं, हाँ 5 साला माने 5 साला नहीं, 1 साला मतलब 1 साल के लिए व्यवस्था कर दिया। जो ठेकेदारी था 1 साल के लिए। अब जब 1 साल के लिए कर दिया कि अब 1 साल पे हम हर साल पे बोली लगेगा, हर साल पे हमारा इनकम बढ़ेगा, और कोई ठेकेदार ज़्यादा रुपया नहीं वसूल सकता, जो वसूलेगा उस पर जो है उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अब जो ठेकेदार हुआ है 1 साल के लिए, पैसा लगा दिया है, ज़्यादा बोली लगाने वाले को ही ठेकेदारी दे जाता था। जो 1 साल के लिए बनेगा, अब वो ये सोचेगा मैं तो 1 साल के लिए हूँ, दोबारा बनूंगा कि नहीं, इसलिए जितना कमाना चाहो, जितना कमा सको, जितना भ्रष्टाचार कर सको 1 साल के अंदर कर लो। ऐसे में और व्यवस्था चरमरा गई, और अंग्रेज को भी, ईस्ट इंडिया कंपनी को भी हर साल पे बोली लगाने का, हर साल पे इतना सब व्यवस्था करने का, ठेके देने की स्थितियां। अब वो ठेके में देखेगा, बोली लगाने की, प्रशासन शासन ये सब कई कार्य देखेगा। ये भी स्थितियां फ्लॉप मतलब किसानों की स्थितियां दयनीय होती चली गई, और माला माल कौन हो रहा है? ठेकेदार। तो ये था इजारेदारी व्यवस्था, कुछ समय तक चलता है। आगे 1790 ईस्वी में, 1777 के बाद 1790 ईस्वी में एक व्यवस्था लाया गया कि ये ठीक व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था ठीक नहीं है। 5 साल के बाद में 1 साल के लिए किया गया, ये व्यवस्था ठीक नहीं, अब इसे 10 वर्ष ही किया जाए। 1790 में 10 वर्ष के लिए किया गया। इसको हटा देते हैं, आगे लिखते हैं। ये समझ में आ रहा होगा कैसे सकारात्मक लिखेंगे, कैसे नकारात्मक। किसानों को क्या हुआ? हर कंडीशन में नुकसान, अंग्रेज को हर कंडीशन में फायदा, और बीच में यहाँ पे अभी कौन आ गया? ठेकेदार बिचौलिए के रूप में काम कर रहा है। ये भी माला माल बिकलियो नहीं, माला माल। यहाँ तक हो गया भैया। आगे देखिए, आगे क्या है? आगे अगर हम बात करते हैं, सत्रह सौ 1790 में मैंने बताया इस व्यवस्था को 1 साल से कितना कर दिया गया? 10 साल के लिए, 10 वर्ष के लिए। इसको 10 साला कहते हैं, नई व्यवस्था। 10 साला किया गया, इसको कहते हैं 10 साल के लिए कहते हैं, इसको कहते हैं 10 साला। कहीं कहीं किताब में आपको इस 90 के स्थान पे 93 भी मिलेगा, तो इस पे बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अब आगे बातें हैं। 22 मार्च 1793 ईस्वी में
अब यहाँ पर 1793 में भारत का नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ये 1793 में आ गया है भारत में बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर ये आ गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये वही लॉर्ड कॉर्नवालिस है जिसका मृत्यु भारत में हुआ और इसका जो दरगाह यानी कि कब्र है, दरगाह मतलब कब्र है जहाँ पे इसको दफनाया गया है गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश का जिला, उत्तर प्रदेश के पूर्व में लगेगा गाजीपुर जिला। गाजीपुर एक ऐसा मात्र जिला है, एकमात्र जिला उत्तर प्रदेश का जहाँ पर अफीम की खेती होती है। उत्तर प्रदेश स्पेशल में रहता है, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में अफीम की खेती। तो गाजीपुर में इसको दफनाया गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस एकमात्र ऐसा अंग्रेज है जिसको गाजीपुर में दफनाया गया है। ये बंगाल का गवर्नर जनरल बन के आया है 1793 में 22 मार्च को। ये जो 10 साला व्यवस्था है इसको अस्थाई बना दिया कि ये जो 10 साल है, इसीलिए बहुत से किताब 90 के बजाय 93 ही लिखते हैं, 90 के बजाय 93, क्योंकि 93 में ही इसको अस्थाई बनाया गया। तो 90 में 10 साल किया गया तो चल रहा था कि अब बोली लगने वाला सिस्टम 10 वर्ष के लिए लगेगा। 1 वर्ष के लिए नहीं, पहले 5 साल लगा था इजारेदारी में, फिर 1 साल किया 1777 में, फिर उसके बाद में 93 में 90 में इतना कर दिया, फिर 93 में इसी व्यवस्था को जो 10 साल वाली व्यवस्था अस्थाई कर दिया गया। इसीलिए जब ये अस्थाई बना दिया गया तो ये जो नई व्यवस्था है इसी को कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बनाने के कारण इसको कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त। इसी को इंग्लिश में भी परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट इसी को कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त कहिए। क्योंकि इसमें जो सिस्टम था, अब ये जो ठेकेदारी वाला सिस्टम था, ये ठेकेदारी वाला सिस्टम तो वही है, लेकिन अब ये जो ठेकेदार थे अब ये छोटे मोटे नहीं, माला माल होते गए, वही पुनः ठेकेदार आगे आते हैं। ये 10 साल के लिए होते हैं। अब ये 10 साल के लिए जो बन गए हैं ये ठेकेदार किस रूप में उभर गए हैं? जमींदार के रूप में। क्योंकि जिनके पास इनकम ज़्यादा था, रुपया ज़्यादा था, वही लोग होते थे, वही बोली लगाएंगे ना। बोली हम थोड़े लगाएंगे, बोली जिनके पास ज़्यादा रुपया होता है, इकोनॉमिक स्थिति से बहुत मजबूत होते, वही बोली उच्च बोली लगाएंगे। और वो ठेकेदार धीरे धीरे अब व्यवस्था में परिवर्तित हो गए हैं, ज़्यादा बोली लगा दिए 10 साल के लिए, और अब वो हो गए हैं जमींदार के रूप में। ज़्यादातर उसमें जमींदार कौन होते थे ये आप जानते, हम भी जानते, कुछ भी हो सकते हैं, इसको बताने को हो सकता नहीं। तो अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट जो है इसी को जो है जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। जमींदारी व्यवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी में जो अब ठेकेदार था, अब ठेकेदार किस रूप में उभर के आ गया है? जमींदार के रूप में। जैसे मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, गुरु, लेकिन गांव में चला गया, ग्रामीण हो गया। कोई डीएम की कुर्सी पर है बैठा, डीएम है, लेकिन वो अगर MBBS किया है और डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ गया तो डॉक्टर साहब भी है। तो यही है अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें अब जमींदार जो ठेकेदार वो जमींदार के रूप में उभर गए हैं। जमींदार एक बीच में बिचौलिया का काम कर रहे हैं और ये और ज़्यादा सशक्त हो गए हैं। इसी को जमींदारी व्यवस्था कहते हैं। इसी को इस्तमरारी भी कहते हैं। इस्तमरारी व्यवस्था, अस्थाई बंदोबस्त कहिए या इस्तमरारी कहिए, जमींदारी व्यवस्था कहिए, परमानेंट सेटलमेंट कहिए। इसमें जो जमींदार बनाए जाते थे इसमें भी बोली लगाया जाता था, जो ज़्यादा बोली लगाते थे उन्हीं को दिया जाता था। और इनको था कि
इतना जितना कर आप वसूलेंगे इतना कर हमको देंगे। इसमें जो कर वसूलने का सिस्टम था, इन्होंने जितना लगान वसूला था, लगान की दर निर्धारित नहीं था, दर निर्धारित नहीं था। सबसे बड़ी कमी यही था, निर्धारित नहीं। लगान की जो दर है वो निर्धारित नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने या अंग्रेज ने जो लगान की दर किया था, इस व्यवस्था में निर्धारित नहीं किया था कितना वसूला जाएगा। लेकिन जितना भी वसूला जाएगा, लगान जितना भी वसूला जाएगा उसका 89% अंग्रेज लेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी, और 11% कौन लेगा? जमींदार। 11% कौन लेगा? जमींदार। यहां तक समझ में आ गया? तो दूसरा जो व्यवस्था लाया गया है, ये अस्थाई बंदोबस्त है या जमींदारी व्यवस्था कहिए, परमानेंट सेटलमेंट कहिए, इस्तेमारी व्यवस्था। जितना भी लगान वसूला गया दो पार्टों में बट गया। 89% कौन लेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी, और 11% कौन लेगा? ये जमींदार लेगा। जमींदार 11% के स्थान पे यूं भी लिख सकते हैं 1/11, 1/11 भाग कौन लेगा? जमींदार। 10/11 भाग कौन लेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। इस रूप में भी लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो 10/11 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पास अंग्रेज रखेगा, 1/11 भाग जो है जमींदार रखेगा। लेकिन कर का दर निर्धारण न होने के कारण सबसे बड़ी कमी इसमें यही थी, कर की दर निर्धारित नहीं थी। इसलिए जो जमींदार हैं, किसानों से, भारतीय किसानों से ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलते थे। यहाँ भी कर इतना वसूलते थे, इस कर से किसान तबाह हो गए। किसानों का जमकर शोषण किया इन जमींदारों ने। किसान बहुत से खेती करना बंद कर दिए, बहुत से पलायन शहरों की ओर करने लगे, बहुत किसान ऐसे भूखमरी के कारण मरने लगे। बहुत स्थितियां दयनीय हो गई, आगे दयनीय होती जा रही है। ये बीच में जमींदार जो लोग हैं, टैक्स ज़्यादा वसूलने, कर ज़्यादा लगा लिए, और ये माला माल होते गए। बीच की कड़ी का रूप में काम करें, किसान और अंग्रेज के बीच में बीच की कड़ी का काम कर रहे हैं। इन जमींदारों को अंग्रेज से फायदा हुआ, इन जमींदारों को अंग्रेज से फायदा हुआ। इसीलिए आगे जब 1857 की क्रांति आएगा, 1857 की क्रांति, जिसमें हमारे वीर सैनिकों ने, बहादुर सैनिकों ने एक पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू करते हैं, जिसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया है, बहुत से लोगों ने। लेकिन इन जमींदारों ने भाग नहीं लिया है, क्योंकि जमींदार अपने ही भाई बंधु से, भाई बंधु का यानी कि किसानों का, किसान कौन है? इन्हीं जमींदार के ही भाई बंधु हैं। अपने ही जमींदार जो है अपने ही भाई बंधु का शोषण करने पर तुले हुए थे, माला माल हो रहे थे। और माला माल किसको करवा रहे थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को, दूसरे आदमी को, दूसरे देश को। सोचो, भारत का ही आदमी, ये जितने हैं भारत के ही आदमी हैं, केवल अमीर हुए हैं रुपये के माने में, और अपने ही भाई बंधुओं का ही शोषण कर रहे हैं। और शोषण करके रुपया किसको दे रहे हैं? विदेशी आदमी को, बाहरी आदमी को। ले जाओ भाई, लेकिन मुझे माला माल बनाओ। इनको अंग्रेजों से फायदा हुआ। इसीलिए 1857 की क्रांति में इन जमींदारों ने भाग नहीं लिया, बल्कि अंग्रेज का ही साथ दिया। 1857 की क्रांति में जमींदारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक कथन गलत है, पूछा जाता स्टेटमेंट लिखा रहेगा, जमींदारों ने 1857 की क्रांति में भाग ही नहीं लिया, बल्कि अंग्रेज के ही साथ रहे। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से। इतना 1857 को हमने लिंक कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इनको फायदा हो रहा है। इसलिए 1857 में ये भाग नहीं लेते हैं, बल्कि किधर रहते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ, अंग्रेज की तरफ ही रहते हैं। तो अब ये जो जमींदार हैं, अंग्रेज तो देखिए, अंग्रेज तो बाहरी हैं,
वो तो केवल हम ही लोगों में आपस में ही लड़वाए हैं। इसलिए अंग्रेज कहेंगे भैया जितना टैक्स दे रहे हैं इतना टैक्स हम आपको देंगे, इतना हमारे पास, लेकिन जो लगान वसूल के हमको ला के दोगे, ऐसा नहीं कि चाहे जब दोगे, नहीं दोगे। ये लोग डेट फिक्स कर दिए थे, डेट, दिनांक, तारीख। इस दिनांक को सूर्यास्त होने के पहले पहले, सूर्योदय नहीं, सूर्यास्त होने के पहले पहले, सूर्यास्त होने के पहले पहले इस तारीख को, इस दिनांक को अगर आप टैक्स जमा कर देते हैं, लगान दे देते हैं, लाकर वसूल करके ला के देना है, तो आपकी जमींदारी रहेगी, अन्यथा जमींदारी छिन जाएगी। इसलिए ये जमींदार बहुत जल्दी जल्दी गरीबों से, अमीरों से, जितने भी किसान हैं सबसे, किसान से टैक्स वसूलते थे। कर लगान 20 बोरा गेहूं आप उपजाएं, 15 बोरा 16-17 बोरा इन्हीं को दे दिया। बचेगा क्या भारतीय किसान के पास? कैसे खेती करेगा? सोचिए क्या हाल रहा होगा उन दिनों का। सूर्यास्त होने के पहले पहले नियम लगा दिए थे, नहीं तो इनकी जमींदारी छीन लेते थे। जो सूर्यास्त के पहले पहले, इस तारीख के पहले जो लगान नहीं लाके जमा करेंगे उनकी जमींदारी छीन लिया जाएगा। इसीलिए इस कानून को, इस अस्थाई बंदोबस्त को, जमींदारी को सूर्यास्त का नियम भी कहते हैं, सूर्यास्त का कानून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यास्त का कानून या सूर्यास्त का नियम कहिए। इसी को, अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त का कानून भी कहते हैं। इसमें एक सिस्टम ये भी था कि जो जमींदार कर देते रहेंगे, लगान वसूल के लाके जमा करते रहेंगे, उन जमींदार के बाद में उनका बेटा, उनका बेटा, उनका बेटा, ऐसे चलता रहेगा। अर्थात ये जमींदारी व्यवस्था पैतृक बना दिया गया था, अर्थात वंशानुगत हो गया था। लेकिन ये 10 साल पे ऐसा था सिस्टम कि 10-10 साल पे जो है ये व्यवस्था रहेगा कि लगान देते जाएंगे, उनका बेटा होता रहेगा। इसका मतलब जमींदारी व्यवस्था पैतृक था, वंशानुगत था। ये लाया कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया था। 1793 में अस्थाई बना दिया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस इस व्यवस्था का जनक कौन माना गया है? अस्थाई बंदोबस्त का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में शुरू किया गया। अस्थाई यहीं से बनाया गया, इसलिए इसी माना जाता 1793। यहाँ तक क्लियर हुआ। लगान का दर निर्धारण नहीं था। सूर्यास्त का नियम, इसमें मालिक कौन था? सवाल ये, भूमि का मालिक कौन है? जमींदार हैं या किसान? देखिए शुरुआत में तो जो मालिक था किसान ही थे, भूमि का मालिक किसान। लेकिन इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इस कॉर्नवालिस ने कह दिया था कि जो किसान लगान नहीं देगा, जमींदार उन किसानों को भूमि से बेदखल कर दे। जो किसान लगान नहीं देगा, जमींदार उनको भूमि से बेदखल कर दे। ऐसा नियम आने पर लगभग सभी जमींदारों ने किसानों को बेदखल कर दिया, आरोप लगाकर कि आपने लगान नहीं दिया। ऐसे में आते आते थोड़े ही समय में पूरे जमींदार भूमि के मालिक हो गए। इसलिए माना जाता है जमींदार ही भूमि के मालिक थे। मालिकाना हक किसके पास था? जमींदार के पास। इसलिए माना जाता है। थे तो वो शुरू में किसान, लेकिन नियम ऐसा होने के कारण ये सबसे जमीन छीन लेते थे, अपने नाम कर लेते थे। मेरे नाम करो भैया। कभी कभी फिल्म में अमरीश पुरी दिखाता कि अंगूठा चलो लगाओ, चलो एक अंगूठा लगाओ। सबसे अंगूठा लगवाया ना अमरीश पुरी, फिल्म में दिखाते हैं ऐसा। वो फिल्म में ऐसा नहीं दिखाते कि ऐसे है, ऐसा होता था। उन्हीं के आधार पर फिल्म बनाए हैं। फिल्म जो आईना है ना समाज का, तो इसमें ये क्लियर हो गया क्या था कि पैतृक संपत्ति, पैतृक चलता रहता था जमींदारों का, और भूमि का मालिक कौन होगा? जमींदार। मालिकाना हक जो है जमींदार हो गए। यहाँ तक सबके समझ में आ गया सूर्यास्त का नियम। अब जो इसमें ये नियम लाया है, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने या कहिए अंग्रेज ने जो लगान वसूलने का लक्ष्य रखा था 3 करोड़ 75 लाख का रखा था।
कितना रखा था? 3 करोड़ 75 लाख, 75 लाख कि हम इतना लगान वसूलेंगे। लेकिन वसूलते कितना है? लगभग 13 लाख, 13 करोड़, 13 करोड़ क्या लगान वसूलते हैं। लक्ष्य था 3 करोड़ 75 लाख, लगभग मान के चलिए 4 करोड़। वसूले कितना है? 13 करोड़, बहुत ज़्यादा भू राजस्व वसूला गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चीज़ और हम बताएंगे, सेफ्टी वाल्व की अगर बात करते हैं, ये जमींदार जो बताएं 1857 में भाग लेते हैं। 1857 में जो क्रांति हुआ है, यही जमींदार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सेफ्टी वाल्व का काम करते हैं। चूँकि ये युद्ध में नहीं आते हैं, भारतीयों का साथ नहीं देते हैं, भारतीय सिपाहियों का साथ नहीं देते हैं, बल्कि किसका साथ देते हैं? अंग्रेज का। इसलिए अंग्रेज के लिए ये जमींदार सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य किए। सेफ्टी वाल्व उसे 2 जगह आपको दिखेगा। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना शुरुआत में होगा, जिसमें लाला लाजपत राय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अंग्रेजों का सेफ्टी वाल्व कहा, अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वाल्व। यहाँ पर भी है, ये जमींदार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का सेफ्टी वाल्व के रूप में कार्य करते हैं 1857 में। ये चीज, एक चीज यही, इस जो सूर्यास्त का जो कानून है, ये जो जमींदारी व्यवस्था, इसने भारतीयों में जो संयुक्त परिवार की प्रथा चल रही थी, उस संयुक्त परिवार की प्रथा को तोड़ने में भी भूमिका निभाया। अब कैसे तोड़ा होगा आप सोच के कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन इतना आपको जानना है कि इस व्यवस्था ने भारतीयों की जो संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार को तोड़ने में महती भूमिका निभाया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सवाल ये है, ये जो जमींदारी व्यवस्था था, ये कितने क्षेत्र पर लागू किए थे और कहाँ पर लागू किया गया था? ये तो इतना था कि इतना कर ये लेगा, इतना कर ये लेगा, लेकिन वसूलने का नियम नहीं था कितना वसूला जाएगा। इसलिए जमींदार मनमाना वसूलते थे, जितना वसूलते थे इतना % ये था कि इतना लोगे। अब सवाल ये है कि ये कितने क्षेत्र पर लागू था, कितने क्षेत्र पर? अस्थाई बंदोबस्त, ये जितना ब्रिटिश भूभाग था, ब्रिटिश भूभाग के केवल 19% क्षेत्र पर ही लागू था। ये कितने प्रतिशत पर? केवल 19%। जितना अंग्रेज के पास उस समय भूभाग था, उस पर केवल 19%। अब कहाँ कहाँ ये था? ये बंगाल में सबसे ज़्यादा था, कुछ बिहार है, कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, कुछ उड़ीसा का भी क्षेत्र है। यहाँ पर ये व्यवस्था लागू था। मुख्य रूप से बंगाल में, थोड़ा सा कुछ बिहार में लगता था, कुछ उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू किया गया था। यहाँ तक क्लियर हो गया ये व्यवस्था। तो ब्रिटिश भूभाग के केवल 19% पर ही लागू किया गया था। अब सवाल ये है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इन्होंने सर जॉन शोर की सलाह पर यह तय किया था, जो लगान वसूलने का सिस्टम था, अगर ये दे दिया गया, कॉर्नवालिस ने किसकी सलाह पर ये लगान वसूलने का सिस्टम या कैसे किया, किससे सलाह लिया था? तो सर जॉन शोर, ये जॉन शोर की सलाह पर कर का निर्धारण करते थे कि कितना कर ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी, कितना जो है जमींदार लेंगे, कैसे कैसे क्या नियम होगा। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस इन्हीं की सलाह से कार्य करता था। जबकि इसका जन्मदाता कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो भारत में ही मरा, गाजीपुर में ही दफनाया गया है, एकमात्र ऐसा वो है। यहाँ तक ये व्यवस्था से अंग्रेज माला माल हुए। अंग्रेज के पक्ष में सकारात्मक पक्ष दिखता है अंग्रेजों के लिए, जमींदार और माला माल हुए। लेकिन जमींदार, अंग्रेजों को लग गया कि जमींदार अगर इतने मजबूत होते जाए, इतने मजबूत हो गए, कहीं हमसे ज़्यादा मजबूत ना हो जाए। और जितने जमींदार हमसे ज़्यादा 15, 20, 50 जमींदार
जो भी संख्या रहा, अगर ये ज़्यादा जमींदार मजबूत हो गए हमसे, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी से, अंग्रेज से, अंग्रेजों को ऐसा लग रहा है कि ये कहीं एक शासक के रूप में न उभरे और हम ही को ही यहाँ से मारने भगाए, एक कारण। दूसरा कारण ये था कि भारतीय किसान की स्थिति दयनीय हो गई थी, इसलिए अब ये व्यवस्था उतना सफल नहीं दिखा, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में, कुछ समय बाद में एक नई व्यवस्था लाते हैं जिसके जनक टॉमस मुनरो हैं और उनका साथ दे रहे हैं कैप्टन रीड, और वो नई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब अंग्रेज जो है इस जमींदार को बीच में जो बिचौलिया पद, इसको हटाना चाहता है, कर वसूलने के लिए सीधा किसान से कर लेना चाहता कि किसान से सीधा लें, बीच में जमींदार से न लें। उसके दो कारण थे, एक तो किसानों का जो शोषण हो रहा था, शोषण नहीं होगा, और जो जमींदार ज़्यादा अमीर के रूप में, ज़्यादा शक्तिशाली के रूप में उभर रहा है, उसकी शक्तियों को कुचल देना है। भाई जमींदार ज़्यादा उभरते जाएंगे, कहीं ये अंग्रेज के लिए ही खतरा न हो जाए, इसलिए उनकी शक्तियों को कुचलने के लिए ये सिस्टम हटा ही देना है, जमींदारी सिस्टम हटा देना। बीच में जो बिचौलिया हटा देंगे, एक तो जमींदार नहीं शक्तिशाली रहेगा, दूसरा जो है किसानों का शोषण नहीं होगा, किसान ज़्यादा उपजाएंगे, हमें ज़्यादा इनकम होगा। इन दोनों व्यवस्थाओं को देखते हुए अगली व्यवस्था ये लोग शुरू करते हैं 1820 ईस्वी में। 1820 में शुरू किया जाता है, और शुरू कौन करता, जनक कौन माना गया है, टॉमस मुनरो, जिसका साथ कौन दे रहे हैं, कैप्टन रीड। इसका मतलब टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड दोनों हैं, लेकिन अगर ए बी और ऑप्शन में प्रीम दिया, ए में टॉमस मुनरो, बी में कैप्टन रीड, तो टॉमस मुनरो होगा, और दोनों का नाम दे दिया, ए बी दोनों सही है, तो आपका दोनों सही हो जाएगा। तो अगला जो है व्यवस्था कहाँ लाया गया है, अगली व्यवस्था का नाम है रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये भू राजस्व की नीति है, रैयतवाड़ी। तीसरा पॉइंट, पहला था इजारेदारी व्यवस्था, जो वारेन हेस्टिंग्स ने लाया 1772 में, उसके बाद 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया जमींदारी व्यवस्था, अर्थात अस्थायी बंदोबस्त। और तीसरा जो व्यवस्था है इसका नाम है रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था। ये रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लाया गया है, 1820 ईस्वी में, और इसके जनक कौन हैं, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। कैप्टन रीड मुख्य रूप से इसका नाम है, इसके बाद में इसका नाम है, ये लाए। अब ये कहाँ पे लाया गया है, इसका जो क्षेत्र है मद्रास प्रेसिडेंसी है, मद्रास के साथ साथ बम्बई प्रेसिडेंसी है, बम्बई, और उत्तरी कर्नाटक भी है, उत्तरी कर्नाटक भी है, और कुछ असम का भी क्षेत्र है, असम, कूच बिहार, असम का भी क्षेत्र। इन क्षेत्रों में लाया गया। ये जो लाया गया है, ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में ये व्यवस्था लाया गया था। ये 51% ब्रिटिश भूभाग जितना था, ब्रिटिश भूभाग के 51%, ब्रिटिश भूभाग के 51% क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा जगह पर इस व्यवस्था को लागू किया गया है। इस व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया है। जनक कौन है, ये कब, ये तो फैक्ट है, लेकिन फैक्ट के साथ कॉन्सेप्ट भी है। और क्यों ये रैयत माने क्या होता, किसान होता है। क्यों लाया, क्योंकि बीच में ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, और ये सीधे संपर्क बनाना चाहती है रैयतों से, यानी कि किसानों से, रैयतों से। बीच में जो जमींदार थे, जो ठेकेदार थे, इनको हटाना चाहती है, ये हटा देंगे। और ये बीच में जब नहीं रहेंगे, मजबूत नहीं रहेंगे, तो बीच में केवल कोई नहीं रहेगा, यही दोनों रहेंगे, तो ये शासन करेगा, ये जो है उसका शोषित वर्ग होगा, इसका शोषण होगा, और मुख्य रूप से
नहीं तो ये जमींदार कभी न कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए खतरा भी हो सकते थे। एक कारण खतरे के कारण, मुख्य कारण खतरे के कारण हटा देना, दूसरा मुख्य कारण इनको शोषण से बचाना। तो इसलिए जमींदारी व्यवस्था को हटा करके ये जो व्यवस्था लाया रयतवाड़ी व्यवस्था था, इसमें क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेज सीधे लगान किसान से वसूलेंगे। अब सीधे तो अंग्रेज जो है, जो अंग्रेज है, ये डायरेक्ट नहीं जाएगा वसूलने के लिए। इसका मतलब बीच में सरकारी कर्मचारी नियुक्त करेगा। क्यों नियुक्त करेगा? सरकारी कर्मचारी सबसे हर किसान से नहीं वसूल सकता, इसलिए सरकारी कर्मचारी, ये जमींदार के स्थान पे हो गए सरकारी कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी ये वही लोग हैं जो पटवारी जैसा या लेखपाल जैसा होते हैं, लेखपाल या पटवारी जैसा ये लोग लगान वसूल रहे थे। लेकिन इनकी संख्या ज़्यादा होगी और ये अंग्रेज ही होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज, 2-4% भारतीय होंगे, बाकी सब अंग्रेज वसूलने वाले। इनकी संख्या ज़्यादा होगी और ये जो रहेंगे ये रुपया लेंगे, फ्री में नहीं काम करेंगे, वेतन लेंगे, सैलरी लेंगे। अब इनकी संख्या ज़्यादा हो गई तो सैलरी इतना देना पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी को कि इनको ज़्यादा सैलरी देने से ईस्ट इंडिया कंपनी का, अंग्रेज का नुकसान होने लगा कि इतना भाई वेतन देना पड़ेगा। ये इनकी स्थिति तो ठीक रहा। इसमें सिस्टम क्या बनाया था, अभी तक जो व्यवस्था था जमींदारी में, भूमि का मालिक जमींदार, जमींदारी व्यवस्था में भूमि का मालिक जमींदार, उसमें जमींदारी व्यवस्था में किसान अपने ही भूमि पर मजदूर बन गया था। जमींदारी व्यवस्था में किसान अपने ही भूमि पर मजदूर बन गया था। इसमें जो है भूमि का मालिक किसान हो गया। भूमि का मालिक कौन है? भूमि का मालिक किसान, कृषक। ये तो सिस्टम ठीक था, भूमि का मालिक किसान हो गया। लेकिन जो लगान का दर इसमें निर्धारण किया गया था 55%, उपज का 55%, जितना उपज है उपज का 55% लगान वसूला जाता था, यानी कि आधे से ज़्यादा। ये 55% लिखने का लिए था। जो 55% लिखा गया था कि 55% हमारे सरकारी कर्मचारी वसूलेंगे, ये जो सरकारी कर्मचारी हैं ये 55% वसूलने के नाम पर जमींदारों से भी ज़्यादा वसूलते थे। सरकार से भी पैसा ले रहे हैं और किसान से भी बहुत ज़्यादा। इसमें भी भूमि का मालिक तो जरूर किसान है, लेकिन इसमें भी किसानों की स्थिति दयनीय ही बनी रही। जितनी व्यवस्थाएं चल रही हैं सभी व्यवस्थाओं में किसान की दशा अति शोचनीय होती चली गई और इतनी हो जाएगी कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। 55% अगर वसूलते तो ठीक था, लेकिन ये केवल लिखने के मात्र पे था। वसूलते तो ये रहे लोग हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी को पता ही नहीं चलता, क्योंकि भारतीय जनता नाम मात्र की पढ़ी लिखी थी। कितना पढ़े लिखे थे लोग? बहुत कम। यहाँ तक क्लियर हुआ भैया कि नहीं मेरे भाई मित्र? ये समझ में आ गया? तो और इसमें अगर देखेंगे किसानों का, इसमें भी किसान का नुकसान हुआ है। इसके बाद में ये व्यवस्था तो चल ही रहा है। ये दोनों व्यवस्थाएं, तीनों व्यवस्थाएं अपने अपने क्षेत्रों में चल रहा है। इसके साथ में अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा ये व्यवस्था ठीक नहीं, अब हम न जमींदार रखेंगे और न सरकारी कर्मचारी। जितने गांव हैं, 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव, 5 गांव, जितने भी गांव हैं, गांव का एक मुखिया होता है, चौधरी। मुगल काल में मुकद्दम या खुद भी कहा जाता था। आज भी लोग चौधरी कहते हैं। कहा चौधरी साहब ठीक हैं? कैसे हैं चौधरी साहब? चौधराइन कैसी हैं? चौधरी का मतलब टाइटल से नहीं, आज उसमें बहुत से कास्ट वाले भी चौधरी लिखते हैं।
वो चौधरी कास्ट से नहीं चाहिए। चौधरी मतलब जो मुखिया होता था, मुकद्दम, खूत, आज के सरपंच जैसा, प्रधान जैसा। बिहार में उसी प्रधान को मुखिया कहते हैं, मध्य प्रदेश में प्रधान को सरपंच कहते हैं, यूपी में प्रधान कहते हैं। तो आज का तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता, उस समय चुनाव नहीं होता था। जो सम्मानित आदमी था, अमीर आदमी था, शरीर में मजबूत था, हट्टा कट्टा था, वो बन जाता था। तो इसी एक गांव के मुखिया को जिम्मेदारी दिया जाता था। गांव को कहा जाता था महाल। ये कहाँ का क्षेत्र है? लगभग पंजाब का क्षेत्र है। पंजाब के इर्द गिर्द के क्षेत्रों में ये व्यवस्था था। पहला जो व्यवस्था था वो बंगाल के मुख्य रूप से क्षेत्रों में था। बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा इस क्षेत्रों में था, जो क्या नाम है, अस्थाई बंदोबस्त था, जमींदारी। और उसके बाद में आया रैयतवाड़ी, इधर के क्षेत्रों में आ गया, मद्रास, बम्बई और क्या नाम है, उत्तरी कर्नाटक और कुछ असम का क्षेत्र। अब जो इधर पंजाब वाला कुछ क्षेत्र बचा है, यहाँ पर एक नया व्यवस्था लाते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था, ये जो महालवाड़ी व्यवस्था है, महाल माने होता है गांव। महाल माने क्या होता है? गांव। अब अंग्रेज लोगों ने गांव के जो एक मुखिया है, इस गांव के मुखिया को, ये पंजाब का इर्द गिर्द के क्षेत्र में है, गांव के मुखिया को लगान वसूलने की जिम्मेदारी दे दिया। हर गांव में एक मुखिया होगा, हर गांव में एक मुखिया होगा, ये लगान वसूलेगा। ये गांव का जितना भी मुखिया है, यही गांव के मुखिया को लगान वसूलने का, सरपंच को, जो चौधरी है, उसी को लगान वसूलने का जिम्मा दे दिया कि तुम लगान वसूलोगे। और लगान वसूल करके किसको दोगे? ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेज को। ये जो मुखिया है, चौधरी है, यानी कि सरपंच जैसा है, इसको पैसा भी नहीं देना है और ये अमीर भी नहीं होगा। केवल इसको कुछ टैक्स भी नहीं मिलेगा। केवल आप अपने अपने गांव का लगान वसूल करके ला के किसको दोगे? मुखिया को। इसको जमींदारी वाला सिस्टम नहीं, यानी कि इसको टैक्स का निर्धारण है कि टैक्स इसका इतना मिलेगा आपको वसूलने पर, कुछ नहीं। केवल ये था कि अगर आप भैया मुखिया जी लगान वसूल के नहीं लाओगे तो आपके साथ साथ पूरे गांव की ज़मीनें छीन ली जाएगी, मालिक से बेमालिक बन जाओगे, यानी कि मालिकाना हक छीन लिया जाएगा। तो इस गांव के मुखिया को ऐसा बताया जाता। गांव का मुखिया थोड़ा चतुर चालाक रहता था, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, लेकिन इनसे डरता ही था। इसलिए गांव से जो है जितना ये मुखिया है, पूरे गांव से कर इकट्ठा करता था और ला के देता था। ये इसीलिए एक गांव मतलब महाल कहते हैं। गांव को क्या कहते हैं? पंजाब के साइड में महाल कहा जाता था। इसीलिए इस व्यवस्था को महालवाड़ी व्यवस्था कहा। ये कितने क्षेत्र में लागू था? ये ब्रिटिश भूभाग के 30% भाग पर था। ब्रिटिश भूभाग के 30% क्षेत्र पर लागू था। जितना ब्रिटिश भूभाग है, ये कुछ उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत में भी था, पंजाब में भी था, कुछ राजस्थान भी था, इन क्षेत्रों में, पंजाब में भी था। ये व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था लागू था। ब्रिटिश भूभाग के कितने प्रतिशत पर लागू था? 30%। जबकि जो अस्थाई था वो केवल 19% पर था। रैयतवाड़ी सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर था, 51% पर था। ये 30% पर था। तो ये अंग्रेज को, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये व्यवस्था और बढ़िया दिखा। सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं करना पड़ा, ना कोई वेतन देना पड़ा, ना जमींदार देना पड़ा, और सीधा सीधा इस प्रकार की व्यवस्था हो गया। ऐसे में अगर हम देखते हैं कुछ व्यवस्था के बारे में, तो इसको एक लाइन में जानना है कि 1882 में शुरू किया गया था। रेगुलेशन जो है, यानी कि नियम जो संख्या 17 के तहत लाया गया था, है ना, 17 नहीं 7। तो ये शुरू कब किया गया महालवाड़ी व्यवस्था? अगर बात करते हैं 1882 ईस्वी में, 1882 ईस्वी में शुरू किया है। और इसका जनक किसने बताया था ऐसा व्यवस्था करो? कोई ने बताया होगा। जैसे रैयतवाड़ी में किसने बताया है? रैयतवाड़ी में बताया
टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने। यहाँ पे बताया, यहाँ पे भी किसी ने बताया होगा ना, यहाँ पे किसने बताया है? हाल्ट मैकेंजी ने, हाल्ट मैकेंजी, मैकेंजी। हाल्ट मैकेंजी, इसका मतलब इस महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हाल्ट मैकेंजी है। किसने बताया है? हाल्ट मैकेंजी ने। 1882 में शुरू किया गया, ईस्वी की बात है, प्राचीन में नहीं, ईसा पूर्व नहीं है भैया, ईस्वी। हाल्ट मैकेंजी इसका जनक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसमें भी भूमि का मालिक कौन रहा? पूरा भूमि का मालिक किसान तो है, लेकिन गांव के किसान का समूह, यानी कि ये पूरे गांव है, पूरे गांव का भूमि का मालिक जो है महाल को बनाया गया, पूरे गांव को। गांव जो है सामूहिक रूप से था, भूमि का मालिक जो है सामूहिक रूप से रहेगा। इस गांव में जितनी भूमि है, भूमि का मालिक जो है सामूहिक रूप से रहेगा। सभी मालिक हैं, लेकिन एक किसान नहीं, सामूहिक रूप से। मुख्य रूप से कौन? ये जो चौधरी है, मुख्य रूप से चौधरी ही भूमि का मालिक मान के चलिए। मालिकाना जो है सामूहिक रूप से, समूचा गांव जो है सामूहिक रूप से ये लगान देता था, सामूहिक रूप से इकट्ठा करके। कृषक भूस्वामी तो प्राप्त थे, है ना, कृषक भूस्वामी प्राप्त थे, यानी कि जितने किसान हैं सब लोग। इस तरीके का ये व्यवस्था था। इस व्यवस्था में जो ये व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था है, इसकी एक बहुत बड़ी देन है। इसी व्यवस्था में पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा भारत में, यानी कि अंग्रेज के समय की बात, ऐसा नहीं कि प्राचीन में नहीं, हमारे यहाँ पहले से, बहुत पहले से होता रहा है। कई बार प्राचीन में भी पढ़ेंगे, मध्यकालीन में भी पढ़ेंगे, लेकिन मतलब अंग्रेज के समय की अगर बात किया जाए तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है। भूमि मापन के लिए मैप का प्रयोग किया गया है। इसी व्यवस्था में भूमि मापन के लिए मैप मतलब रहता है कि कौन सी भूमि बंजर है और कौन सी भूमि उपजाऊ है, यानी कि उपजाऊ भूमि, बंजर भूमि या कम उत्पादकता की भूमि, उस आधार पर टैक्स का निर्धारण होगा। ये मैप बनाया गया कि ये इस तरीके का, ये उपजाऊ भूमि है, ये अनुपजाऊ भूमि है, ये थोड़ा सा इस प्रकार का नदी किनारे का क्षेत्र है। ये मैपिंग करके दिखाया गया कि यहाँ पे और इसमें इतना टैक्स लगेगा, इसमें इतना टैक्स। लेकिन कुल मिलाकर के इस व्यवस्था में भी किसानों का शोषण ही हुआ, उतना पहले की तुलना में नहीं, फिर भी शोषण हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्थिक स्थितियां मजबूत करती चली गई, और इतना मजबूत करते करते कि भारत में वो राजनीतिक सत्ता के रूप में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक हर दृष्टि से पूरा का पूरा सैन्य दृष्टि से छा गई, और भारतीय किसानों का जमकर शोषण किया। भारतीयों को मानसिक रूप से इन लोगों ने गुलाम बना लिया। गुलाम बनाया कैसे? मानसिक रूप से गुलाम बनाया। जैसे पहले, बहुत पहले अगर देखेंगे, महिलाएं भी कुछ पुरुषों का मानसिक रूप से गुलाम होती है। अभी भी कुछ जो पढ़ी लिखी नहीं महिलाएं अपने पति का, पुरुषों का मानसिक रूप से गुलाम, जो पति कह देते हैं वही वो मानती है, सही हो या गलत हो, नैतिक हो या अनैतिक। तो अंग्रेज ने हम लोगों को, भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बना लिया था, तो वो सबसे खतरनाक है। तो कुल मिलाकर के जो तीनों व्यवस्था आई हैं, इसमें भारतीय किसानों को नुकसान, अंग्रेज को फायदा। लेकिन इस व्यवस्था से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जड़ें मजबूत कर लिया, और शासन करने में इस व्यवस्था ने ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया। हालांकि इन्हीं स्थितियों को देखते हुए ये आगे बढ़ते जाएगा, अत्याचार ये सब बढ़ता जाएगा, और अंत में आकर के परिणित यही होता है कि अंग्रेजों को भारत से हाथ धोना पड़ता है, भारत से छोड़कर जाना पड़ता है। कंक्लूजन जो है, जो निष्कर्ष लिखेंगे, ये अंतिम यही लिखेंगे, इस तरीके का अंतिम में जो मैं अंतिम लाइन बता रहा हूँ, इसी तरीके से, ज़्यादा नहीं लिखना है। अब शुरुआत में क्या लिखेंगे
ये तो मैं देखिए प्री मेंस सब मिला के बता दिया हूँ। अब सवाल ये जो प्रश्न दिया है, एक 100 शब्द में दिया है तो 100 शब्द के अनुसार ही सिमटाना है, लेकिन बताना सब कुछ है टू दी पॉइंट। इसमें मेन पॉइंट बताना है। 150 शब्द दिया है, 250 शब्द दिया है, 250 शब्द दिया है तो थोड़ा विस्तार में लेके चलेंगे, पॉइंट में बताना। भूमिका सब में रहेगा, निष्कर्ष सब में रहेगा, बीच में ही कट पेस्ट होगा। प्री में सब काम करता है, मेंस में कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं जिस एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूँ, यदि आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें और लाइक का बटन भी दबाएं, ताकि मैं आगे और नया और बढ़िया बेहतरीन ढंग से पेश कर सकूं। ऑनलाइन क्लास के लिए निवेदन करता हूं, ऑफलाइन हमारा क्लास तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन में जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ऑफलाइन में नहीं दिक्कत है। दिक्कत कहाँ, ऑनलाइन में आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मार्केट में इसको फैलाइए, कोचिंग में। तब तक के लिए, अगले वीडियो तक के लिए मैं अलविदा लेता हूँ। इसी पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।